जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। भाई आज की क्लास में हम आपके लिए एक बहुत मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं, बजट। हम बात करेंगे बजट क्या है, किस प्रकार भारत का बजट तैयार किया जाता है, पहली बार भारत का बजट कब प्रस्तुत किया गया, किसने किया और किस किस प्रकार से हम अपने बजट को प्रेजेंट करते हैं। तो हम आज बजट से संबंधित क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो हम बजट को समझेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ बजट शब्द और दूसरा शब्द लिखा मैंने वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण क्यों लिखा है? देखो, हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उसकी जगह किसका उल्लेख किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया आर्टिकल 112 में। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख न होकर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया आर्टिकल 112 में। अब हम समझते हैं कि बजट क्या है। देखो, बजट शब्द फ्रांस भाषा के फ्रेंच शब्द से बना है। तो फ्रांसीसी भाषा के फ्रेंच से बजट शब्द बना है और बजट शब्द का जो मतलब होता है वो थैला होता है। बजट जो होता है वो बॉगेट से बना है और बॉगेट का मतलब होता है काला थैला। जो काला बैग होता है उसे ही बजट कहा जाता है। अब भारत का डिजिटल बजट बनता है, लेकिन डिजिटल बजट बनने से पहले हमारे यहाँ पर कागजी बजट बनता था। और कागजी बजट जब भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता तो भारत के वित्त मंत्री के हाथ में एक थैला होता, एक बैग होता, जिस बैग पर हिंदी में बजट लिखा जाता। तो उसी को बजट कहा जाता था। तो फ्रेंच भाषा के जो बजट शब्द है वो बॉगेट शब्द से बना है। बॉगेट का मतलब थैला होता है। तो बजट का मतलब क्या होता है? फ्रेंच भाषा में थैला होता है। लेकिन हमने अपनी संविधान में क्या लिखा? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा। भारत के बजट को सर्वप्रथम किसने बनाया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के बजट को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। तो भाई भारत का प्रथम बजट कब प्रेजेंट हुआ? 1860 में। और भारत के पहले बजट को सर जॉन विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो भारत का प्रथम बजट बजट सर जॉन विल्सन के द्वारा 1860 में ब्रिटेन की असेंबली लंदन में प्रस्तुत किया था। तो जो हमारा बजट था वो भारत में प्रेजेंट ना होकर भारत के बजट को ब्रिटेन की असेंबली में प्रस्तुत किया गया सर जॉन विल्सन के द्वारा 1860 में। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। एग्जाम में पूछ लेता है कि जब भारत के प्रथम बजट को प्रस्तुत किया गया तो वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था। भाई 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र भारत ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को किसने प्रस्तुत किया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को किसने किया था? षणमुगम सेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को प्रस्तुत किया गया। अब बजट को कौन प्रेजेंट करता है? तो बजट को वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? षणमुगम सेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और भारत के वित्त मंत्री के द्वारा बजट को प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए भारत का स्वतंत्र भारत का बजट षणमुगम सेट्टी ने प्रस्तुत किया। लेकिन दूसरे जो वित्त मंत्री बने वो जॉन मथाई बने। तो इसलिए गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रेजेंट किया? जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रेजेंट किया गया। अब एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछता है कि बजट जो है वो किस भाषा में तैयार किया जाता है। क्या हम भारत के बजट को हिंदी भाषा में तैयार करते हैं? तो भाई भारत के बजट को अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाता है। तो भारत का बजट कौन सी भाषा में बनता है? अंग्रेजी भाषा में भारत के बजट को तैयार किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अगर अंग्रेजी भाषा में हम अपने बजट को बनाते हैं तो अन्य जो संसद के सदस्य हैं उनको किस भाषा में बजट दिया जाता है? क्या उनको भी अंग्रेजी में दिया जाता है? अब किसी को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, अब उसे कैसे पता चलेगा कि इस बजट में कितना उल्लेख किया गया है, कितनी आय है इस बजट के अंदर, ये आय कहां कहां से प्राप्त हुई है और सरकार इस आय को कहां कहां पर खर्च करेगी, उसे कैसे समझ में आएगा? तो बनता तो जो ओरिजिनल बजट है वो अंग्रेजी भाषा में ही है, फिर उसे अन्य भाषा में भी टाइप कराते हैं और जो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में उस बजट को दिया जाता है। क्योंकि बजट में आय और व्यय का लेखा जोखा होता है कि भाई एक वित्त वर्ष के अंदर कितना भारत सरकार को आय प्राप्त हुआ है और इस आय को भारत सरकार किस प्रकार से खर्च करेगी, इस पूरे पूरे हिसाब किताब को बजट के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आय और व्यय के लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। एक वित्त वर्ष के समय में तो आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। भारत का वित्त मंत्री बताता है कि इस वर्ष हमारे बजट में हमें कितनी आय प्राप्त हुई है और इस आय को हम किस किस प्रकार से किस किस योजना में खर्च करेंगे, वो बजट के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो भारत का बजट अंग्रेजी भाषा में तैयार होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के बजट को प्रस्तुत करने की अवधि कितनी होती है? तो भाई भारत के बजट को 40 दिन में तैयार करना होता है और 40 दिन में तैयार करके इस बजट को लोकसभा के समक्ष रखना होता है। लेकिन लोकसभा में जाने से पहले भारत का वित्त मंत्री भारत के बजट को लेकर सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा, क्योंकि वो देश का संवैधानिक अध्यक्ष है, वो हमारे देश के मुखिया हैं, इसलिए उनको सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री कि आज के दिन हम भारत के बजट को सदन में रखने के लिए जा रहे हैं, उनके पास रखेंगे। फिर राष्ट्रपति वित्त मंत्री के साथ लोकसभा में पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो बजट है वो किस सदन में रखा जाता है? लोकसभा में सर्वप्रथम रखा जाता है और भारत के राष्ट्रपति उस बजट को लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।
अध्यक्ष को सुपुर्द करने के बाद एक बजट भाषण होता है, और बजट भाषण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। वो कोई राजनीतिक भाषण नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति इतना ही कहकर जाते कि हम उम्मीद करते हैं कि बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर होगा और इस वर्ष भारतीय जनता को काफी योजनाएं प्राप्त होंगी। वो एक बजट भाषण देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति चले जाते हैं। लेकिन बजट भाषण के बाद वित्त मंत्री के बजट एक्सप्लेन करने से पहले एक मिष्ठान होता है जिसे हलवा कहते हैं। भाई देखो, बजट को प्रेजेंट करने से पहले सदन के सदस्यों को हलवा खिलाया जाता है, क्योंकि जब वित्त मंत्री बजट को प्रेजेंट करती है तो मन में बहुत कड़वाहट बनती है, तो उस कड़वाहट को दबाने के लिए पेट के अंदर हलवा दिया जाता है कि भाई साहब हलवा रखो जिससे आपके मन में मिठास बनी रहे। तो बजट भाषण होने से पहले वित्त मंत्री के वो हलवा बांटते हैं, यानी एक मिष्ठान होता है। जैसे हमारे समाज में एक कल्चर है कि जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो मीठा खा के करते हैं, तो इसलिए मीठा खाया जाता है। उसके बाद बजट भाषण का कंसेप्ट शुरू होता है। इसके बाद एग्जाम में और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे वो पूछता है एग्जाम में कि आम बजट में कितनी मांग होती है। तो भाई हमारे देश में 2 बजट बनते थे पहले, एक आम बजट एक रेल बजट। दोनों बजट अलग अलग बना करते थे, एक समय पर एक थे, फिर बाद में दोनों बजट को अलग अलग कर दिया। लेकिन अब दोनों बजट एक साथ सम्मिलित कर दिए हैं, अब दोनों बजट एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं। भाई जो हमारा आम बजट है उसमें 109 मांग होती हैं। कितनी? 109 मांग, जिनमें से 103 साधारण मांग होती हैं। साधारण मांगे होती हैं 103 मांगे, और 6 मांगे सुरक्षा से संबंधित होती हैं, जिन्हें रक्षा मंत्री के द्वारा रखा जाता है कि जो सेना की मांगे होती हैं। तो आम बजट में कितनी मांग? 109 मांग। तो साधारण मांग कितनी? 103। और सुरक्षा संबंधी मांग कितनी होती है? तो सुरक्षा संबंधी 6 मांग होती हैं। इन मांगों पर लोकसभा राज्यसभा दोनों अपनी मांग रख सकते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा आम बजट पर अपनी मांगे रखी जा सकती हैं। तो राज्यसभा किस पर अपनी मांग रख सकती है? आम बजट पर मांग रख सकती है। लेकिन जब रेल बजट की बात करते हैं तो रेल बजट में कितनी मांगे हैं? 32 मांगे हैं। इनमें से कोई भी मांग राज्यसभा के द्वारा नहीं रखी जा सकती। तो ध्यान रखना कि किस बजट पर राज्यसभा अपनी मांग नहीं रख सकती। तो रेल बजट पर राज्यसभा के द्वारा कोई मांग नहीं रखी जाती। रेल बजट से संबंधित जितनी भी मांगे होती हैं वो सब लोकसभा से होती हैं। राज्यसभा से कोई मांग रेल बजट पर नहीं होती। तो रेल बजट में सारी मांगे किससे हैं? लोकसभा से। राज्यसभा से कोई मांग नहीं होती। देखो, एक समय पर रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन 1921 में एक एकवर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो पूछिए किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? तो एकवर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट अलग अलग हो गए। अब 1921 से रेल बजट को अलग प्रेजेंट करने लग गए, आम बजट को अलग प्रेजेंट करने लग गए। एक समय ऐसा था कि हमारे बजट को फरवरी के लास्ट सप्ताह में या सेकेंड सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता था। जो भारत का बजट था वो फरवरी माह में आता था, और फरवरी माह के भी लास्ट वीक में हम अपने बजट को प्रेजेंट करते थे, और आम बजट के कुछ दिनों के बाद रेल बजट को प्रेजेंट किया जाता था। अब हमने ये कंक्लूजन खत्म कर दिया कि भाई बिल्कुल नहीं कि रेल बजट और आम बजट को इस सप्ताह में इस दिन करेंगे। अब हमने एक डेट फिक्स कर ली कि भाई इस डेट को भारत के आम बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, और बाद में उसी दिन रेल बजट को भी आम बजट में मर्ज कर दिया। वो बताएंगे कौन से बजट में किया गया। अब भाई बजट प्रस्तुत, जो बजट होता है वो किसके समक्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। देखो, बजट को एक मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, जरूरी नहीं होता कि वित्त मंत्री को ही प्रस्तुत करना होता है। वित्त मंत्री की जगह पर अन्य किसी मंत्री को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री ने भारत के बजट को प्रेजेंट किया है, रेल मंत्री ने भारत के बजट को प्रेजेंट किया है। तो जरूरी नहीं होता कि वित्त मंत्री को ही बजट प्रेजेंट करना होता है। यदि वित्त मंत्री स्वास्थ्य कारण की वजह से अनुपस्थित होते हैं तो किसी अन्य मंत्री के द्वारा भी भारत के बजट को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो भारत के बजट को सर्वप्रथम जो भी मंत्री प्रस्तुत करेगा वो किसके समक्ष रखेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि देश के संवैधानिक अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति उसे किस सदन के समक्ष रखेंगे? लोकसभा। आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि बजट को सर्वप्रथम संसद के किस सदन में रखा जाएगा, तो भाई बजट सबसे पहले संसद के लोकसभा में ही जाएगा। लोकसभा से अलग आप किसी दूसरे सदन में नहीं रख सकते। आप राज्यसभा में सर्वप्रथम बजट को प्रस्तुत नहीं कर सकते, सर्वप्रथम वो लोकसभा में ही जाएगा। फिर लोकसभा अध्यक्ष उस बजट को पढ़ के निश्चित करता है कि बजट ही है या किसी और विधेयक को तो नहीं लेके आ गए। तो भाई बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ के निश्चित बताता है कि भाई बजट ही है, कोई और नहीं है। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बजट इतिहास के नाम से किस बजट को जानते हैं? अभी क्या है बजट इतिहास? भाई बजट इतिहास का मतलब है कि हमारे बजट को सुबह के 11 बजे किस वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब इस बजट को प्रस्तुत किया गया। तो भाई 2000 से 2001 का जो बजट था, इसे बजट इतिहास के नाम से जानते हैं बजट में। और इस बजट को भारत के वित्त मंत्री जसवंत सिंह सिन्हा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखो, 1860 में जब हमारा पहली बार बजट प्रेजेंट किया गया ब्रिटेन की असेंबली लंदन में, तो शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया गया।
और यही प्रथा फिर हमारे बजट में शुरू हो गई। हर वर्ष शाम के 5 बजे बजट रखा जाता, हर वर्ष शाम के 5 बजे बजट रखा जाता। स्वतंत्र भारत का भी हमने अपना बजट शाम के 5 बजे ही रखा, गणतंत्र भारत का बजट भी हमने शाम 5 बजे ही रखा। हम अपने बजट को हर वर्ष शाम के 5 बजे ही रखते थे, लेकिन 2000 और 2001 के बजट को जसवंत सिंह ने सुबह 11 बजे रखा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो शाम के 5 बजे बजट रखने की जो प्रथा है, ये ब्रिटिश प्रथा है, ये अंग्रेजों का कंसेप्ट है, हमारा नहीं। भारतीय हर शुभ कार्य को प्रातः काल में करते हैं और बजट जो है वो पूरे देश के लिए है, तो इस शुभ कार्य को हम सुबह ही करेंगे। इसलिए जसवंत सिंह के द्वारा भारत के पहले बजट को सुबह 11 बजे रखा गया। तो आपसे पूछे पहली बार हमारा बजट सुबह 11 बजे कब रखा गया, तो 2000 से 2001 का बजट सुबह 11 बजे रखा। किस वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट को रखा गया, तो जसवंत सिंह सिन्हा के द्वारा इस बजट को रखा गया। अब आपसे पूछने लग जाए, जिस समय जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत का पहला बजट सुबह 11 बजे रखा, प्रधानमंत्री कौन थे, किन की सरकार उस समय थी? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके समय काल में जसवंत सिंह सिन्हा के द्वारा भारतीय बजट को सुबह 11 बजे रखा गया। तो 2001 से पहले भारत का बजट कितने बजे रखा जाता था, तो भाई शाम के 5 बजे। और सुबह के 11 बजे से हम कब रख रहे हैं, 2000 से 2001 के बजट को सुबह के 11 बजे से प्रस्तुत किया जा रहा है आपके लोकसभा के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष रेल बजट और आम बजट एक साथ मर्ज किए। भाई 1921 में एकवर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग कर दिए गए, लेकिन 2016 और 17 के बजट में रेल बजट और आम बजट एक साथ सम्मिलित कर दिए, जिसे जनरल बजट का नाम दिया। तो ये पूछे किस वर्ष रेल बजट आम बजट से अलग हुआ, 1921 में हुआ। कौन सी समिति की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। किस वर्ष रेल बजट और आम बजट एक साथ सम्मिलित किए गए, तो 2016 से 2017 का बजट एक साथ बजट प्रस्तुत हुआ, जिसे जनरल बजट का नाम दिया गया। तो रेल बजट आम बजट कब से एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई 2016-17 के बजट से। पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा आम बजट था वो फरवरी के माह में आता था, फरवरी के सेकंड या लास्ट वीक में उसे प्रस्तुत करते। पहले आम बजट प्रस्तुत होता, आम बजट के बाद रेल बजट को प्रेजेंट करते। अब क्या करा, 2016-17 के बजट में दोनों बजट को एक साथ रखा। तो भाई जब एक साथ बजट रखा तो फिर उसकी डेट फिक्स कर दी, और डेट क्या रख दी, 1 फरवरी। अब आप देखेंगे भारत का बजट कब प्रेजेंट होता है, तो भारत का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को हम भारत के बजट को रखते हैं। तो 1 फरवरी को पहली बार भारत का बजट कब रखा, 2016 और 17 का बजट। तो 2016-17 के बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। तो 2016-17 से अब हमारा जो बजट है वो किस तारीख को प्रस्तुत होता है, 1 फरवरी को। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि बजट दिवस कब बनता है, तो बजट दिवस कब बनता है, 1 फरवरी को, क्योंकि 1 फरवरी को हम अपना बजट प्रेजेंट करते हैं, उसे बजट दिवस भी कहा जा सकता है। तो पूछिए बजट दिवस कब बनता है, 1 फरवरी को बनता है। 1 फरवरी का पहली बार बजट 2016-17 में रखा गया। अब पूछे कि जो पहला रेल बजट आम बजट एक साथ सम्मिलित करके जनरल बजट रखा, जो 2016-17 का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया, वो किसने प्रस्तुत किया था, ये पूछे आपसे एग्जाम में। तो वो क्या, रेल मंत्री ने। अब आप कहोगे कि सर वित्त मंत्री प्रेजेंट करता है, इस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो इस समय भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। लेकिन इस समय अरुण जेटली का स्वास्थ्य खराब था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो बजट को प्रेजेंट करने में सक्षम नहीं थे। तो सर इस बजट को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, रेल मंत्री को दी गई, पीयूष गोयल को दी गई। तो पीयूष गोयल के द्वारा इस बजट को 2016-17 के बजट को प्रस्तुत किया गया। तो पूछे कि किस मंत्री के द्वारा 2016 और 17 के बजट को प्रस्तुत किया गया, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया था। और ये मैंने आपको बताया कि बजट को एक मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त मंत्री होगा, या वित्त मंत्री के सिवा कोई अन्य मंत्री होगा, लेकिन मंत्री ही बजट को प्रेजेंट करता है, अन्य कोई व्यक्ति बजट को प्रेजेंट नहीं कर सकता। साधारण सदस्य बजट को प्रेजेंट नहीं करता, मंत्री ही बजट को प्रेजेंट करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई आज के समय पर हम डिजिटल बजट बना रहे हैं, पेपरलेस बजट बना रहे हैं। अब हम जो भी बजट तैयार करते हैं उसके लिए कागजी कागजात नहीं होते। अब भाई हम एक पेन ड्राइव तैयार करते हैं, पूरा डाटा उसके अंदर भरा होता है, और भारत का वित्त मंत्री उस पेन ड्राइव में डाटा भर के लाता है, और ऐसे पेन ड्राइव सबको बांट दिए जाते हैं। फिर उस पेन ड्राइव को वो अपने लैपटॉप में लगाता है, और जो भी डाटा होता है उसमें देख देख के वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा होता है लोकसभा के अंदर। तो अब भारत में किस प्रकार का बजट है भाई, पेपरलेस बजट। तो भारत के डिजिटल बजट को क्या बोलते हैं, पेपरलेस बजट कहा जाता है, डिजिटल बजट को। तो पूछे भारत का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष रखा गया, तो भाई 2021 और 22 का बजट भारत का पहला डिजिटल बजट था, जिसे पेपरलेस बजट कहते हैं। और इस बजट को किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया। ये बजट एक
पेन ड्राइव में पूरा डाटा भरा गया, फिर पेन ड्राइव को उन्होंने अपने टैब में लगाया और टैब से फिर पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की गई और जो भी डाटा था वो एक डिजिटल रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। देखो, जब बजट को लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं, अब वित्त मंत्री बजट को एक्सप्लेन करता है, आपने कभी बजट भाषण देखा भी होगा। अब क्या होगा कि जब वो प्रेजेंट करता है तो बजट उस सदन के सभी सदस्यों को दिया जाता है। आखिरकार उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वित्त मंत्री क्या बोल रहा है। बजट की जांच भी होती है। जांच क्यों कराते हैं भाई? सरकार अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए बजट ज्यादा बता रही हो। बजट बना 1 ट्रिलियन का, वो 3 ट्रिलियन का बता रहे कितना बड़ा बजट हमने तैयार किया, जिससे सरकार के बीच में अच्छी छवि बनाई, जनता के बीच में अच्छी छवि बनाई जा सके। तो इसलिए बजट की जांच भी होती है। जितना उन्होंने दावा किया क्या उतना ही बजट है या नहीं है, उसकी भी एक जांच की जाती है। जब लोकसभा से बजट पारित हो जाता है उसके बाद उसकी जांच कराते हैं। तो वित्त मंत्री बजट भाषण देते हैं, पूरे बजट को एक्सप्लेन करता है वित्त मंत्री, बताएगा कि कितना कितना पैसा कहां कहां से आया है, किस किस क्षेत्र से हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ है। उसके बाद वो बताते हैं कि भाई इस पैसे को किस किस प्रकार से हम खर्च करेंगे, इस वर्ष हमारे द्वारा क्या क्या योजनाएं जारी की जाएंगी, वो बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। जब वित्त मंत्री इस बात को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसके पक्ष में लोग ब्रेंच बजा रहे होते हैं, बहुत तेज ब्रेंच को बजा रहे होते हैं। इसका मतलब हम समर्थन कर रहे हैं वित्त मंत्री का, जो ये बात कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, तो उस बात का वो समर्थन करते हैं जो वो अपने बजट भाषण को देते हैं वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री जब तक सीट पर नहीं बैठेंगे जब तक वो पूरे बजट को एक्सप्लेन नहीं कर देंगे। तो पहले वित्त मंत्री एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि लोकसभा अध्यक्ष पूछता है कि क्या सदन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बजट पर अपनी बात रखना चाहता हो, जो बजट पर कुछ कहना चाहता हो। तो सदन में जो जो लोग नाम लिखवा देते हैं कि भाई हम कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर अगले दिन वो लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जो जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। जब सब लोग अपनी बात को बजट पे एक्सप्लेन कर देते हैं लोकसभा से, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि भाई अब तो किसी अन्य व्यक्ति को बजट पर कोई अपने विचार मत नहीं रखने, कि कोई किसी को नहीं रखने, तो आज बजट मतदान कर लेते हैं कि कितने लोग इस बजट के पक्ष में हैं, कितने लोग अगेंस्ट में हैं। भाई जो पार्टी सत्ता में है ऑब्वियसली उसका मतदान ज्यादा होगा लोकसभा में, तभी सत्ता में है, तो बजट तो पारित होना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बजट पारित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं भाई, होगा ही, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो वहां से बजट पारित होगा, वो कहेंगे भाई बजट पारित होता है। अगर बजट पारित नहीं करा पाती है वो सरकार, तो सरकार विखंडित हो जाती है, फिर कोई मौका नहीं दिया जाता उस सरकार को। जिस सरकार ने खुद ही बजट बनाया है वो खुद के बजट को ही पारित नहीं करा पा रही है, तो उसका मतलब कि बेकार सरकार है, सरकार विखंडित हो जाएगी, कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर वो पारित होता है, वैसे पारित ही होते हैं, तो पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजे जाते हैं। फिर वित्त मंत्री राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में उस बात को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर राज्यसभा में उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श होगा, फिर राज्यसभा से वो पारित होगा। पारित होने के बाद फिर उसकी जांच होगी, जब उसे क्लीन चिट दी जाएगी, जो बातें बजट में कहेगी वो सारी बातें सच हैं, इतना ही पैसा बजट में आया और इतना इतना पैसा इस सेक्टर से आया, जब जांच समिति उसे क्लीन चिट देती है। फिर क्या होगा आगे देखते हैं। भाई अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट भाषण किसने दिया है। देखो, अब तक का बजट सबसे बड़ा बजट भाषण जो दिया है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। उन्होंने 2 घंटा 42 मिनट तक बजट भाषण दिया है, जो अब तक सबसे ज्यादा किसी वित्त मंत्री ने लोकसभा में अपनी बात को रखा है। इनसे ज्यादा कोई नहीं बोला अभी तक, निर्मला सीतारमण। लेकिन 2 घंटा 42 मिनट की स्पीच में से 2 मिनट की स्पीच लोगों की समझ में नहीं आई। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि भाई निर्मला सीतारमण बोलती हैं इंग्लिश। अब निर्मला सीतारमण की जितनी अच्छी इंग्लिश है, जितनी अच्छी हिंदी है निर्मला सीतारमण की, उतनी नॉर्थ के लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है। वो अच्छी हिंदी नहीं बोल सकती, नॉर्थ के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। वो अच्छी हिंदी नहीं समझ सकती, वो अच्छी इंग्लिश नहीं समझ सकती। नॉर्थ के लोग बेचारे बैठ जाते हैं बजट को देखने के लिए, 2 घंटा 42 मिनट निर्मला सीतारमण बोल के चली जाती है, 2 मिनट उनकी समझ में नहीं आता। अगले दिन दैनिक जागरण बता रहा होता है कि बजट में क्या क्या हुआ है, कहते कि भाई 2 घंटा 42 मिनट में हमें पता नहीं चला। फिर हिंदी में दैनिक जागरण बताते भाई ये बजट में हुआ, इस बार बजट में सरकार ने ये योजनाएं लागू की हैं, ये योजनाएं क्षेत्र में लागू की गई, इतना बजट हुआ है, इतना बड़ा बजट भारत सरकार ने प्रेजेंट किया, वो अगले दिन पता चलता है पूरे बजट भाषण को सुनने के बाद। देखो, अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री थे, बेशक बेचारे 10 बार बैठते थे, 2 बार चुप होते थे, 4 बार पानी पीते थे, लेकिन बात समझ में आती थी उनकी, क्योंकि हिंदी में बोलते थे, चीजें समझ में आ जाती थी। पर भाई साहब निर्मला सीतारमण की बातें तो कुछ समझ में आती ही नहीं है। और जब से ये आई है ना वित्त मंत्री बन के, भाई साहब बेचने पे लगी हुई है। इस बात का भी डर रहता है कि किसी दिन हमको ना बेच दें। मुझे कहते हैं बेच दो, बेल बेच दो, रेलवे बेच दो, LIC बेच दो, हर चीज को बेचने पे लगी हुई है, तब से वो आई है। वो मैं आपको बताऊंगा कि सरकारें क्यों संपत्ति को बेचती, क्या कारण होता है कि सरकार को सरकारी संपत्ति बेचनी पड़ती है। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण। लेकिन निर्मला सीतारमण से पहले किसका सबसे बड़ा बजट भाषण था? अगर आपसे ये पूछता है इनसे पहले किसका सबसे बड़ा बजट भाषण था, तो ध्यान रखना जसवंत सिंह। किनका था? जसवंत सिंह सिन्हा। जसवंत सिंह सिन्हा। निर्मला सीतारमण से पहले सबसे बड़ा बजट भाषण जो था
वो जसवंत सिंह सिन्हा का था, 2 घंटा 13 मिनट। तो 2 घंटा 13 मिनट तक इनके द्वारा बजट भाषण दिया गया था। तो भाई सर्वप्रथम जो बजट भाषण सबसे बड़ा दिया वो किसने दिया था? जसवंत सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह सिन्हा के द्वारा दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा बजट भाषण किसका? निर्मला सीतारमण। अब पूछने लगे निर्मला सीतारमण से पहले किसने दिया? जसवंत सिंह सिन्हा के द्वारा, 2 घंटा 13 मिनट। भाई सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है, या कौन कौन से वित्त मंत्री जिन्होंने सबसे अधिक बार भारत का बजट प्रस्तुत किया? तो भाई 2 वित्त मंत्री जिन्होंने अब तक भारत का सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। पहले कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो वित्त मंत्री जिन्होंने 10 बार भारत के बजट को प्रस्तुत किया है। और दूसरे पी चिदंबरम, इनके द्वारा 8 बार भारत के बजट को प्रस्तुत किया गया। तो भारत के बजट को सबसे अधिक बार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार बजट को रखा, पी चिदंबरम जिनके द्वारा 8 बार भारत के बजट को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलो भाई अब आपसे पूछे बजट प्रस्तुत करने वाले अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए? एग्जाम पूछ रहे थे कि बजट को अब तक कितने प्रधानमंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो भाई 3 ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक देश के अंदर हुए जिन्होंने भारत के बजट को प्रस्तुत किया है। अब पहले कौन है? भाई पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिनके द्वारा भारत के बजट को प्रस्तुत किया गया। दूसरे कौन है? भाई दूसरे इंदिरा गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत के बजट को प्रस्तुत किया है। और भाई तीसरे कौन है? राजीव गांधी। तो अभी तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए। अगर हम बात करें बजट को प्रस्तुत करने वाली दूसरी महिला कौन, तो निर्मला सीतारमण दूसरी महिला है, क्योंकि पहली महिला कौन होगी? इंदिरा गांधी, जिन महिला ने भारत के बजट को रखा। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय वित्त मंत्री नहीं थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी, तो इसलिए वित्त मंत्री में उनका नाम नहीं आता। अगर वित्त मंत्री में पूछता है कि वित्त मंत्रियों में सर्वप्रथम किस महिला ने भारत के बजट को रखा है, तो निर्मला सीतारमण वो महिला है जिनके द्वारा भारत के बजट को रखा गया। भाई बजट इतिहास में ये नाम अब अमर हो चुका है, निर्मला सीतारमण। अब आप कहोगे कैसे अमर हो गया? भाई अमर इसलिए हो गया कि भारत ने पहला डिजिटल बजट कब रखा, और भारत के पहले डिजिटल बजट को किसके द्वारा रखा गया? तो भाई भारत का पहला जो डिजिटल बजट है, तो भारत का पहला जो डिजिटल बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला डिजिटल बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा। भाई सीधी बात है, निर्मला सीतारमण जब भारत के डिजिटल बजट को प्रस्तुत किया है, तो जब वो बजट को प्रस्तुत कर रही तो अमर हो गया। जब कभी डिजिटल बजट का नाम होगा, किसका नाम जुड़ा होगा? निर्मला सीतारमण का नाम जुड़ा होगा। ठीक है भाई, भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है, तो भारत का पहला पेपरलेस बजट भी भाई सीधी निर्मला सीतारमण। डिजिटल बजट को ही तो भारत का पहला पेपरलेस बजट कहते हैं, इनके द्वारा ही भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। अब हम समझते हैं कि भाई ये सरकारों को संपत्तियां क्यों बेचनी पड़ती हैं, क्या कारण होता है कि सरकार को संपत्ति बेचनी पड़ती है? भाई देखें भारत में किस प्रकार का बजट बनता है, तो राजकोषीय घाटा बजट बनता है, राजकोषीय घाटा बजट, राजकोषीय घाटा बजट। अब राजकोषीय घाटा बजट क्या होता है? भाई राजस्व पूंजियां, राजस्व पूंजियां प्लस पूंजीगत पूंजियां माइनस राजस्व आय या राजस्व व्यय, और वही प्लस पूंजीगत व्यय। देखो ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कहीं से बजट से पैसा प्राप्त हुआ है तो आप उसके लिए और पैसा खर्च नहीं करोगे। भाई अगर किसी कॉर्पोरेट से भारत सरकार को 10 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो भारत सरकार चाहेगी कि अगली बार 15 करोड़ रुपए हों, अगली बार 18 करोड़ रुपए प्राप्त हो। अब कैसे 18 करोड़ प्राप्त हो? भाई भारत सरकार को भी तो संरक्षण करना होगा, भारत सरकार को भी तो पैसा खर्च करना होगा, जिससे उनकी आय बढ़े। जब उनकी आय बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा देंगे, जब टैक्स ज्यादा देंगे तो बजट बढ़ेगा भारत सरकार का। तो जो बजट का पैसा उसमें से भारत सरकार उनके लिए पैसा भी तो खर्च करेगी, तो भारत सरकार को ही तो पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वही बोलते हैं व्यय, कि कितना वहां से आय प्राप्त हुआ, कितना उसके खर्चे में खर्च कर दिया। तो अब देखेंगे राजस्व पूंजियां कितनी, भाई टैक्स से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, पूंजीगत यानी पूंजियों से कितना पैसा प्राप्त हुआ, सबको प्लस कर लेंगे। फिर भारत सरकार खर्चे निकालेगी कि भाई राजस्व व्यय कितना खर्च हुआ है, पूंजीगत व्यय कितना खर्च हुआ है, अब उसको निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। अब जैसे कि हम समझते हैं कि भाई 1000 करोड़ रुपए है हमारा टोटल आय, लेकिन भाई खर्चा जो बैठा वो बैठ गया 1200 करोड़ का। अब भाई कितना बजट घाटा हो गया? भाई माइनस के 200 करोड़ का। भाई 200 करोड़ का बजट घाटा है। अब जब माइनस के 200 करोड़ का बजट घाटा है, तो अब भारत सरकार को 200 करोड़ रुपए क्या करने पड़ेंगे? कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब कंप्लीट कैसे कर सकती है भारत सरकार? अब कई तरीके होते हैं भारत सरकार के पास। पहला तरीका, विदेशी संस्थाओं से ऋण मांगने चले जाओ, आईएमएफ के पास चले जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ, आईएफसी के पास चले जाओ, आईआरडी के पास चले जाओ।
या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास चले जाओ, उनसे जाके पैसा मांग लो, ठीक है। अब जब उनसे पैसा मांगते हैं तो दिक्कत क्या होती है, देखो विदेशी संस्थाएं जब पैसा देती हैं तो एहसान दबे रखा के रखते हैं। पहला वो कहती हैं भाई आपको अपनी करेंसी की वैल्यू गिरानी होगी, भाई हमें अपनी मुद्रा की वैल्यू गिरानी होगी उनकी मुद्रा की अपेक्षा, जो भी वहां पे आईएमएफ की मुद्रा है उनकी अपेक्षा अपने रुपए की वैल्यू गिराओ। दूसरा, आप अपने देश के अंदर पूंजीगत चीजों को बढ़ावा दोगे, सरकारी चीजों को नहीं, सरकारी नौकरियां कम करोगे और कॉर्पोरेट को बढ़ावा दोगे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट कंपनियों को ही, कॉर्पोरेट कंपनियां उनको फंड देती हैं, इसलिए वो कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिससे वो कंपनियां वहां अपनी एम्पायर लगा सकें, अपनी कंपनियां लगा सकें, ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि भाई देखो आप सब्सिडी नहीं दोगे, जो सरकार सब्सिडी देती है उसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि नहीं सरकार के द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ठीक है, कोई सब्सिडी नहीं दोगे। यानी उनकी कुछ मेजरमेंट होते हैं, कुछ उनकी मांगे होती हैं जो करनी होती हैं। अब सरकार को दबाना पड़ता है, दबा में आना पड़ता है, वैश्विक लेवल पर कोई बात हो जाए जिसपे कर्ज है, फिर वो दबाता है कि भाई साहब आप ये एक्शन नहीं लोगे, लोगे तो हमारा पैसा रिटर्न करो, तो वैश्विक लेवल का दबाव बनता है। अब सरकार को वैश्विक लेवल का कोई दबाव नहीं लेना, यानी वैश्विक संस्थाओं से कर्ज नहीं उठाता। अब सरकार के पास क्या बचता है, आरबीआई। अब आरबीआई से कह के वो कह सकते हैं कि भाई कम करो, ज्यादा करेंसी छाप दो, आरबीआई करेंसी छाप देगा ज्यादा, जो करेंसी ज्यादा छापेगा वो करेंसी मार्केट में कागज रहेगी और कुछ नहीं। भाई जितना आपका जीडीपी है उससे ज्यादा आपका करेंसी आ गया तो आपकी करेंसी कोई वैल्यू नहीं, एकमात्र कागज, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सरकार को पता है कि करेंसी ज्यादा छापेंगे तो भाई साहब फिर क्या होगा, हमारी मुद्रा की और वैल्यू गिर जाएगी, एकमात्र कागज की तरह रह जाएगी, नहीं। दूसरा, मार्केट से पैसा उठवा लो, आरबीआई मार्केट से पैसा उठा सकता है, कैसे उठाएगा, भाई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक अपना पैसा किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, उसके पास ज्यादा पैसा आता है, आरबीआई के पास पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को दे देगा। अब उससे क्या दिक्कत होगी, गवर्नमेंट को निवेश कम हो जाएगा। भाई बैंकों के पास पैसा रहेगा, वो लोगों को लोन देंगे, लोन देंगे तो निवेश बढ़ेगा मार्केट में, रोजगार बढ़ेगा। अब सरकार उस पैसे को निकालेगी तो बैंक कम लोन देंगे तो निवेश कम हो जाएगा, यानी ग्रोथ कम होगी। अब सरकार ये भी नहीं चाहती है कि ग्रोथ कम हो। अब सरकार के पास सबसे आसान तरीका है, और वो सबसे आसान तरीका क्या है इस घाटे को कंप्लीट करने का, कि अपनी सरकारी संपत्ति बेच दो। जैसे रेलवे को बेच देते हैं, एलआईसी को बेच देते हैं, शेयर बेच देते हैं, या सेना के अंदर इतने % कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भाई इतने इतने सामान को कॉर्पोरेट बना सकता है, जिससे कि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, हमें पैसा मिलेगा और हम अपने घाटे को कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस कारणवश सरकारों को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं, अपनी संपत्ति को बेचना पड़ता है उस घाटे को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि सरकार ने संपत्ति बेच दी, सरकार उस संपत्ति को बेचना चाह रही है। कारण यही होता है क्योंकि सरकार को राजकोषीय घाटे को कंप्लीट करना होता है, और राजकोषीय घाटे को कंप्लीट करने के लिए सरकार के पास सबसे अच्छा ऑप्शन अपनी संपत्ति को बेचना होता है। उम्मीद है मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं वो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। जो बातें मैंने आपको समझाई हैं ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से आपको निश्चित ही बजट से अगर क्वेश्चन आया आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। चलो तो इतना ही, आप सभी के लिए जय हिंद।